हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में एंड देन कौन कौन से अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होता है। इन सब के बारे में अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, एक सीड हम जो है ग्रो करवाते हैं तो इसके ऊपर सीड कोट होता है, तब ये वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस चलती है एंड इसके अंदर एक रेडिकल निकलता है। रेडिकल से अपकमिंग जो रूट्स होंगी वो ग्रो करेंगी और यहाँ पे ऊपर की तरफ कोटिल्डन्स होते हैं एंड एक यहाँ पे हाइपोकोटाइल होता है, एक एपिकोटाइल होता है। हाइपो मीन्स बिलो, तो इस हाइपोकोटाइल से क्या होंगी, इस हाइपोकोटाइल से रूट्स बनेंगे एंड एपिकोटाइल से जो शूट का सिस्टम है या फिर हम बोल सकते हैं एरियल सिस्टम है वो फॉर्म होगा किसी भी सीड की डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। तो सीड डेवलपमेंट के अंदर या फिर सीड जर्मिनेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो सीड जर्मिनेशन होता है इसमें सबसे पहले पानी का अंतर्ग्रहण यानी कि इसका इम्बाइबिशन किया जाता है, इसको अपटेक इसका किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी एक श्रृंखला चालू हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाटर का अपटेक किया जाएगा। अपटेक के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है एंड जिसके परिणाम स्वरूप अंत में रेडिकल, इसके बाद क्या होता है, अंत में यहाँ पे रेडिकल का इमरजेंस होता है, रेडिकल ग्रो करती है जिसके अंकुरण यानी जर्मिनेशन इससे जिससे ये यानी कि रेडिकल बनने तक का जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेसेस है वो यहाँ तक स्टॉप हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो और प्लांट के पार्ट्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाटर का अपटेक किया जाता है, जल का ग्रहण किया जाता है, फिर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है एंड इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के फल स्वरूप यहाँ पे परिणाम स्वरूप उनके रिजल्ट में रेडिकल का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ संग्रहित आरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ स्टोर्ड रिजर्व फूड होते हैं। तो ये जो यहाँ तक की जो ग्रोथ होती है या फिर हम बोल सकते हैं जो अर्ली सीडलिंग ग्रोथ है उसके अंदर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी इसकी अर्ली ग्रोथ होगी सीडलिंग की उसके अंदर प्रारंभिक जो भी यहाँ पे संग्रहित आरक्षित खाद्य पदार्थ होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल होंगे, वो यूज कर लिए जाएंगे। जो सीड जर्मिनेशन है इसके अंदर तीन चरण शामिल होते हैं। एक होता है वाटर का अपटेक, सेकंड यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, क्योंकि हम ये अभी हमने देखा था कि सबसे पहले वाटर का अपटेक होता है फिर मेटाबॉलिज्म की कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है एंड देन यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल बनता है एंड वो रेडिकल शो करता है कि यहाँ पे जर्मिनेशन का कंप्लीशन हो गया है। अब इस ग्राफ के अंदर हम देखें, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, एक ग्राफ और हम डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इस साइड यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है, इस साइड यहाँ पे टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये स्टेजेस जो है, ये स्टेज 1, 2 एंड 3, ये तीन स्टेजेस है यहाँ पे, ये तीन स्टेजेस यहाँ पे है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज के अंदर वाटर अपटेक हुआ तो मॉइस्चर कंटेंट यानी अपटेक किया जा रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ तक मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ा। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा क्योंकि वाटर का अपटेक चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की जो जर्मिनेशन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेज 2 के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा लेकिन यहाँ पे वाटर का अपटेक नहीं है। ठीक है, ये एक प्लेटू या फिर एक पठार जैसा बन गया है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन होगा और इसके बाद वाटर का अपटेक फिर से किया जाएगा, इसलिए इसका मॉइस्चर कंटेंट फिर से बढ़ जाएगा। तो ये तीन स्टेजेस है, इनको हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि इस साइड अपटेक ऑफ वाटर है, इस साइड यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब सबसे पहले स्टेज हमने देखा था फेज 2 या फिर स्टेज 1, ये था कि वाटर का अपटेक यहाँ पे किया गया है। इसके बाद वाटर का अपटेक है वो बिल्कुल क्या हो गया है, यहाँ से फेज 2 के अंदर वाटर का अपटेक बिल्कुल प्लेट्यू हो गया है, बिल्कुल स्टॉप हो गया है।
इसके बाद पोस्ट जर्मिनेशन के अंदर फेज 3 के अंदर, ठीक है, यहाँ तक ये जर्मिनेशन होता है। इसके बाद पोस्ट जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है फेज 3 या फिर स्टेज 3, जिसके अंदर वाटर का फिर से अपटेक किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है इन फेजेस के ड्यूरिंग या फिर इन जर्मिनेशन के स्टेजेस के ड्यूरिंग। तो जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चलता है। इसके अलावा यहाँ पे सोल्यूट्स की लीक होती है, ठीक है, फेज 1 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ माइटोकॉन्ड्रियल का जो है यहाँ फेज 1 के अंदर तो मेनली वाटर का अपटेक होगा। तो यहाँ पे प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी एक्सटेंट एमआरएनए है उसका यूज करके डीएनए रिपेयर और माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मेजरली इन फेज 2 के अंदर ये सारी प्रोसेसेस चल रही होती है। एंड फेज 3 के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चलता है। यहाँ पे न्यू एमआरएनए से सेल डिवाइड होती है, डीएनए सिंथेसिस होता है, रेडिकल सेल की एलोंगेशन होती है, एंड जो भी स्टोर्ड रिजर्व थे वो मोबिलाइज्ड होती है। तो ये सारी जो है फेजेस के अंदर ये प्रोसेसेस चलती हैं। अब इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर स्टेप की फेज 1 स्टेज 1 की बात करें तो इसके अंदर आएगा वाटर का अपटेक, ठीक है। सबसे पहले वाटर का अपटेक किया जाएगा। तो जो जर्मिनेशन होता है उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्यूसेंट ड्राई सीड होता है, शुष्क ड्राई सीड होता है, उसके द्वारा पानी का अवशोषण या फिर इसको अंतःक्षेपण या फिर इसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। इम्बाइबिशन से ये शुरू होता है और भ्रूणीय अक्ष के उद्भव यानी कि रेडिकल के बनने के साथ ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। रेडिकल के बनने के साथ ये समाप्त हो जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जब भी जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन के अंदर वाटर का अपटेक किया जाता है। एंड ये वाटर का अपटेक जो है फिर सेकंड फेज आती है, ठीक है, उसके अंदर रुक जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में वाटर का अपटेक किया जाएगा। और ये कब होता है, जो भी ड्राई सीड होता है जिसको हमने उगाया है वो वाटर का अपटेक करता है, वाटर का ये अपटेक करता है। एंड वाटर का अपटेक एक प्रोसेस के थ्रू होता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्बाइबिशन या फिर अंतःक्षेपण या फिर अवशोषण यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रोसेस को इम्बाइबिशन बोला जाता है। इम्बाइबिशन क्या होता है कि जो एक सब्सटेंसेस है वो दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे सीड्स हैं, सीड्स क्या कर रहे हैं, वाटर को यहाँ पे अपटेक कर रहे हैं या फिर वाटर को मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। जैसे कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का ये डिफ्यूजन ही होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पे हमारे जो वुडन जो डोर्स होते हैं या फिर विंडोज होती है वो थोड़ा सा बंद करने में उनको मुश्किल होती है, क्योंकि वो इम्बाइबिशन की वजह से, वाटर अपटेक की वजह से फूल जाती है। तो वो प्रोसेस भी इम्बाइबिशन होता है। तो इम्बाइबिशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का ये डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर लिक्विड को यहाँ पे अपटेक किया जाता है। किसी भी सॉलिड सरफेस क्या करेगा, लिक्विड को अपटेक करेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, जो भी सॉलिड सीड होगा वाटर का अपटेक करेगा। एंड इस अपटेक के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेजेस आएंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपटेक 3 चरणों में होता है। फेज 1 के अंदर इम्बाइबिशन होता है। तो इस कंडीशन में बीज कोशिका की दीवारों और भंडारण घटकों यानी कि जो भी वॉल्स हैं कोशिका की जो भी बीज की वॉल है उनकी, और जो उसके अंदर स्टोर्ड कंपोनेंट है वो क्या होंगे, तो बीज के जो शुष्क मैट्रिक्स की बहुत कम पानी की क्षमता पहले प्रवाह को प्रेरित करती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, बीज के अंदर कोशिका की दीवारें भी हैं, कुछ यहाँ पे फूड स्टोरेज भी है। तो वो शुष्क मैट्रिक्स को, ड्राई मैट्रिक्स को बहुत कम मात्रा में पानी को अपटेक करने के लिए उसको जो है उसको प्रेरित करती है, और इसको इम्बाइबिशन बोला जाता है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, जो बीज मैट्रिक्स है, बीज मैट्रिक्स के तेजी से जल योजन यानी कि रैपिड यहाँ पे हाइड्रेशन होगी। इसके बाद एक प्लेट्यू यानी कि द्वितीयक चरण आ जाता है। इस कंडीशन के अगर हम देखें, ये एक प्लेट्यू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, प्लेट्यू यहाँ पे आ जाता है, एक पठार यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रैपिड हाइड्रेशन की वजह से।
यानी कि ये इसने जितना ये पानी अवशोषण कर सकता था उसने कर लिया है। इसके बाद इसकी ये एक प्लेट्यू स्टेज आ गई है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, अंकुरण के पूरा होने के बाद पानी फिर से, देखो यहाँ पानी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इस स्टेज के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर फिर से वॉशर कंटेंट बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे वाटर का फिर से अपटेक स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अंकुरण के पूरा होने के बाद ही पानी फिर से लिया जाता है, क्योंकि अब जो ये एम्ब्रियो है वो एक सीडलिंग के अंदर विकसित हो गया है। ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन हमें अब विजिबल हो गई है कि वो रेडिकल हमें या फिर एक सीडलिंग जो है हमें नजर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये होते हैं यहाँ पे 3 स्टेजेस। अब पानी के जो इसका पानी का जो अवशोषण हो रहा है, पानी का जो उठाव है, ये एक गति की यानी कि काइनेटिक्स बीज संरचना से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि सीरस होते हैं, अनाज होते हैं, अनाज में पानी की सभी भागों में समान रूप से प्रवेश नहीं करता है। बीज के ऐसे नहीं कि हर जगह से पानी जो है ये इक्वली इसके अंदर एंटर कर जाएगा। सिर्फ इसके अंदर क्या है, कुछ ही पार्ट होते हैं, जैसे कि लेकिन भ्रूण या उसके मूलाधार जो होता है उनकी ओर क्या किया जाता है, यानी एम्ब्रियो हो गया और इसका रेडिकल हो गया, उसकी ओर अधिमानकतः निर्देशित किया जाता है। यानी वाटर को क्या किया जाता है कि वो रेडिकल या फिर जो एम्ब्रियो है उसके पास ही जाए। एम्ब्रियो और उसका रेडिकल जो है उसकी तरफ ही वो पानी को डायरेक्ट किया जाता है, उसको निर्देश दिया जाता है कि ये उस तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रेफर किया जाता है कि वाटर पहले वहां पे जाए। जल ग्रहण के चरण 1 के अंदर के दौरान जो झिल्लियां होती, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो अस्थायी संरचनात्मक गड़बड़ी यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चरल परटर्बेशन इनके अंदर आ जाती है। थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, अस्थायी संरचनात्मक गड़बड़ी यहाँ पे आ जाती है। मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या हो जाती है, वो टेम्परली स्ट्रक्चर्स उनके अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, बीज में जो आयंस है और कम आणविक भार वाले मेटाबोलाइट्स यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मेटाबोलाइट्स हैं, उनका तेजी से रिसाव होता है। अब जो बैक्टीरिया या फिर कीट आक्रमण है, इंसेक्ट इन्वेजन्स है, इनके खिलाफ सुरक्षात्मक एजेंटों के रूप में काम करने वाले लेक्टिन्स, प्रोटीनिएज, इनहिबिटर और बीज सतह प्रोटीन, सीड सरफेस प्रोटीन कुछ बीजों द्वारा फिर से बंद किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी डिफेंस होगा प्लांट का, वो उसकी सेल वॉल होगी, ठीक है, उसकी वॉल होगी या फिर उसकी मेम्ब्रेन्स होगी। अब इस कंडीशन में उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर ही उनके अंदर डिसरप्शन आ गया, उनके अंदर गड़बड़ी आ गई है, तो इस कंडीशन के अंदर उनके ऊपर कोई दूसरे बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट इन्वेजन उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक एजेंटों, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, जैसे कि लैक्टिन्स हो गए, प्रोटीनियज हो गए, ठीक है, लैक्टिन प्रोटीनेज इनहिबिटर हो गए और सीड सरफेस प्रोटीन्स हो गए। तो इनके द्वारा जो भी यहाँ पे बैक्टीरियल या फिर इंसेक्ट इन्वेजन्स हैं, इनको बंद कर दिया जाता है। घटनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय कई घंटों से लेकर कई हफ्तों तक होता है, ठीक है, कई घंटों से लेकर कई हफ्तों तक ये जर्मिनेशन चल सकता है। जो अंतर्निहित आनुवंशिक कारकों यानी कि इनहेरेंट जेनेटिक फैक्टर्स और प्रचलित अंकुरण स्थितियों यानी कि जो भी प्रिवेलिंग जर्मिनेशन कंडीशंस है उस सीड को मिली है, उसके लिए विशेष रूप से तापमान और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये यहाँ पे प्रोसेसेस चल रही है, घटनाएं चल रही है, उनके लिए एक तो जो इनहेरेंट जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। सेकंड, यहाँ पे प्रिवेलिंग जर्मिनेशन कंडीशंस कैसी है, विशेष रूप से यहाँ पे पानी और तापमान और पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कितनी है, उनके ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड यहाँ पे स्टेज आती है मेटाबॉलिज्म की शुरुआत, यानी कि ऑनसेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। पानी का अपटेक हो गया, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक गतिविधियां तेजी से फिर शुरू हो जाती है और सूखे बीज के अंदर मेटाबॉलिज्म शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सेलुलर संरचनाएं और एंजाइमेटिक मशीनरी जो कि बीज परिपक्वता के शुष्कीकरण चरण से ही बची है, वो शामिल है। जब ये बीज ड्राई हो रहा था मैच्योर होने के बाद, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ यहाँ पे सेलुलर संरचनाएं और एंजाइमेटिक मशीनरी होती है। तो ये एंजाइमेटिक मशीनरी या फिर ये सेलुलर संरचनाएं क्या करती है, सूखे बीज के अंदर मेटाबॉलिज्म शुरू करने में
आवश्यक होती है। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे श्वसन या फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रेस्पिरेशन पहली गतिविधियों में से एक है। इसे अंतःक्षेपण यानी कि इम्बाइबेशन के कुछ ही मिनटों के भीतर देखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्बाइबेशन हुआ, फिर सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो है रेस्पिरेशन की। अब जो रेस्पिरेटरी पाथवेज है, ग्लाइकोलिटिक और ऑक्सीडेटिव पेंटोज फोस्फेट पाथवे जो है, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव पेंटोज फोस्फेट पाथवे जो है और क्रैब साइकिल जो है, चरण 1 के दौरान पुनः आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जब ड्राई हो गया था तो ये सारी चीजें इसके अंदर रुक गई थी। अब ये दोबारा से जब इसने जर्मिनेशन करना स्टार्ट किया है, यानी फेज 1 के अंदर आया है, फिर चरण 1 के अंदर आया है, तो इसने ये सारे काम दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे जैसे ग्लाइकोलिटिव, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फोस्फेट पाथवे, क्रैब साइकिल, ये दोबारा से इसने स्टार्ट कर दिए हैं। भले ही सूखे बीज में ऊतकों में खराब विभेदित माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पुअरली डिफरेंशिएटेड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होते हैं, लेकिन मेच्योरिटी के बाद भी ये जीवित होते हैं। लेकिन उनमें पर्याप्त क्रैब्स साइकिल के जो एंजाइम्स हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेजेज हैं, वो क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं, जो कि अंतःक्षेपण के बाद कई घंटों तक मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में एटीपी उत्पन्न करते हैं। अब सीड क्या था, सीड हमने उगा दिया, उसके अंदर जर्मिनेशन हो गया, और ये सीड जो है, ये सीड कैसा था, ये एक ड्राई सीड था। इस ड्राई सीड के अंदर अब यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गया, वो भी इसके अंदर पूर्ली डिफरेंशिएटेड माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे, जो कि जिसके अंदर इनफ यहाँ पे क्रैब साइकिल के एंजाइम और टर्मिनल ऑक्सीडेजेस के एंजाइम्स होते हैं, जो कि कई घंटों यानी कि जो इम्बाइबेशन है उसके बाद कई घंटों तक ये क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बनाए रख सकते हैं, एंड जो पर्याप्त मात्रा में एटीपी है उसको ये उत्पन्न कर सकते हैं। बाद में माइटोकॉन्ड्रियल का विकास होता है, दो अलग अलग पैटर्न में देखा जाता है। एक तो यहाँ पे स्टार्च भंडारण बीज यानी कि स्टार्च स्टोरिंग सीड्स होती हैं, उनके अंदर पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर किया जाता है और इसको एक्टिव किया जाता है। ठीक है, वो क्या था, वो पुअरली डिफरेंशिएटेड था, तो उसको रिपेयर किया जाएगा एंड देन उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा स्टार्च स्टोरिंग सीड्स के अंदर। ऑयल स्टोरिंग सीड्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नाभिक दोनों को के जीनोम को शामिल करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस की ये विशेषता होती है, यानी कि जो ऑयल स्टोरिंग सीड्स होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस यहाँ पे होता है। और इसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के जीनोम यहाँ पे होते हैं जो कि इस माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण के भी यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद पुनर्जीकरण यानी कि रिहाइड्रेशन यहाँ पे होगा। कुछ ही मिनटों में भीतर प्रोटीन संश्लेषण कारक और राइबोसोम सूखे बीज में संघरित एमआरएनए पर भर्ती हो जाते हैं, यानी कि अब ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। नए राइबोसोम संश्लेषित होते हैं और ट्रांसलेशन के लिए क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे तो उसके उपयोग में लाई जाएंगे राइबोसोम्स। नए अब ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल थे, अब इनके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ तो पुराने हैं और कुछ नए बन गई है, तो ये सारे क्या करेंगे, ये प्रीवियस वन को रिप्लेस करते रह जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट का जो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट जो बन रहा है तो इसको क्या कर दिए जाएंगे, प्रोग्रेसिवली रिप्लेस प्रीवियस पूल ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थे, ठीक है, पहले यहाँ पे जैसे कि डीएनए मशीनरी थी, उसने ट्रांसक्रिप्शन की वजह से यहाँ पे एमआरएनए बना, एमआरएनए से यहाँ पे क्या बनेगा, अब प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे एमआरएनए जो है ये संघरित हो इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब ये ट्रांसलेशन जब ये होता है तो ये नए जो एमआरएनए है यहाँ पे, अब नए एमआरएनए क्या करते हैं, जो
पहले वाले ट्रांसक्रिप्ट के जो पिछले वाले थे, प्रीवियस पूल के थे, उसको ये क्या करते रहते हैं, प्रोग्रेसिवली रिप्लेस करते रहते हैं और नए बनते जाते हैं। अब जो अधिकांश एमआरएनए प्रोटीन को एनकोड करते हैं और जो सामान्य सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं, नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जैसे अंकुरण होता है, जैसे जैसे जर्मिनेशन होता है, नए प्रोटीन और नए प्रोटीन किनेसिस एटीपीएस भी संश्लेषित होते जाते हैं। ठीक है, नए प्रोटीन्स बनेंगे, नए प्रोटीन काइनेज बनेंगे, यहाँ पे नए प्रोटीन काइनेजेस बनेंगे और एटीपी भी यहाँ पे संश्लेषित होते रहते हैं। तो ये होता है यहाँ पे इस मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे आता है जर्मिनेशन का कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन, जिसके अंदर बीज में रेडिकल फ्लावर यानी कि रेडिकल का प्रोट्रूजन यहाँ पे अंकुरण को समाप्त कर देता है। यानी कि जब यहाँ पे रेडिकल का प्रोट्रूजन, रेडिकल का फैलाव हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और अंकुर विकास की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि रेडिकल प्रोट्रूजन, रेडिकल का फैलाव क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जर्मिनेशन, जो हम बोल सकते हैं कि रेडिकल का यहाँ पे विकास हो गया है। यह कोशिका विस्तार यानी कि सेल एक्सटेंशन के परिणाम स्वरूप होता है। सेल एक्सटेंशन कैसे होता है, कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, सेल डिवीजन होगा जिसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ेगा, तो सेल एक्सटेंशन या फिर कोशिका विस्तार हो जाता है। बीज परिपक्व होने की शुष्कन प्रक्रिया के दौरान डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए इसकी मरम्मत अंतःकरण की शुरुआत के तुरंत बाद हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले क्या था, पहले जैसे बीज ड्राई जब हुआ था मैच्योर होने के बाद, तो उसकी वजह से डीएनए भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त, डीएनए भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सबसे पहले इसका क्या किया जाता है, जब यहाँ पे पानी का अपटेक स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही यहाँ पे डीएनए की रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी संश्लेषित होता है। रेडिकल फ्लाव के बाद सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं में नया डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कोशिका विभाजन में धुरी के निर्माण के लिए आवश्यक सूक्ष्म नलिका का एक घटक, जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी इनमें संश्लेषित होता है। कोशिका विस्तार द्वारा रेडिकल का उभरना, एक रेडिकल क्या हो जाएगा, बाहर निकलाएगा, उभर जाएगा। तो एक ट्रिगर प्रेशर के ऊपर ये प्रक्रिया निर्भर करती है। रेडिकल की कोशिका भित्ति एक्सपेंसिन की क्रिया के से अधिक खिंचाव यानी कि स्ट्रेच हो जाती है और जो कोशिका भित्ति पॉलीमर को जोड़ने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है। तो इसमें से रेडिकल क्या हो जाता है, रेडिकल ऐसे बाहर निकल आता है। ठीक है, रेडिकल क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर निकल आएगा। अब ये डायग्राम जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिपेयर और प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिपेयर स्टार्ट हो जाती है। फेज 2 के अंदर ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं एंड फेज 3 के अंदर यहाँ पे सेल डिवाइड होती है, सेल का एक्सटेंशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, रेडिकल इलोंगेट हो जाता है, स्टोर रिजर्व फूड में मोबिलाइज्ड हो जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो ये रेडिकल है वो क्या हो जाता है, बाहर भी निकल आता है। तो ये 3 फेजेस हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब फेज 1 और 2 है, ये जर्मिनेशन के अंदर आते हैं। फेज 3 पोस्ट जर्मिनेशन प्रोसेसेस के अंदर आता है। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ये जो स्टोर रिजर्व फूड मोबिलाइज्ड होते हैं अलग अलग जगह पे, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तो उनके अंदर वो कैसे होता है, ये प्रोसेसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।